अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मौलवी कयूम हर रोज़ की तरह आज भी करीबी पार्क में चहलकदमी करने के लिए आए थे। थोड़ी देर वॉक करने के बाद वो पार्क से बाहर निकल आए और पार्क से मगरिब की तरफ जाते हुए रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद वो एक काफ़ी पुरानी इमारत के सामने खड़े थे। उस इमारत की हालत काफ़ी बोसीदा थी। कहने वाले कहते थे कि किसी ज़माने में इस इमारत की जगह मस्जिद हुआ करती थी। मौलवी कयूम उस इमारत में दाखिल हुए। थोड़ी दूर ही उनको वो सामने बैठे हुए नज़र आए जिनकी तलाश में वो यहाँ तक आए थे। सफ़ेद लिबास में मबलूस जिनकी पुश्त मौलवी कयूम की तरफ थी। चंद कबूतरों को दाना खिला रहे थे। तभी कदमों की आहट पर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। आओ अब्दुल कयूम, कैसे हो? आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। बताओ कैसे आना हुआ? उन्होंने मुस्कुराते हुए मौलवी साहब के सलाम का जवाब देते हुए कहा। अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? आपका भी कोई एक ठिकाना नहीं है जहां आपसे मिल सकूं। तुमको तो मालूम है हमारा एक ठिकाना हो भी नहीं सकता। हम तो मुसाफिर हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, मगर आप हर बार हमें ढूंढ लेते हैं। आप बताएं क्या गर्ज आपको यहाँ खींच लाई है? शाह बाबा, मसला बहुत ही गंभीर है। आपके अलावा ये मसला कोई हल नहीं कर सकता है। हम कौन होते हैं कोई मसला हल करने वाले? सारे मसले तो अल्लाह पाक की ज़ात के हुक्म से ही हल होते हैं। हम तो सिर्फ वसीला बनते हैं। ये भी करम है मेरे अल्लाह का जो उसने हमें वसीला बनने की तौफीक अता की है। एक जिनज़ादा एक खाकज़ादी पर आशिक हो गया है। कोई आम जिन होता तो मैं उसे खुद ही संभाल लेता, मगर वो कोई आम जिन नहीं है। तभी मौलवी कयूम ने सारी बात तफसील से शाह बाबा को बता दी। ये कौन सा जिन है कयूम जो तुम्हारे सामने ये सब बोलकर चला गया और तुम उसे बाज रखने में नाकाम हो रहे हो? शाह बाबा ने सारी तफसील सुनकर कहा। आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं शाह बाबा, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। कौन है वो जिसको मैं जानता हूँ? नाम बताओ मुझे उसका। शाह बाबा ने हैरत से कहा। आपका सबसे लायक और लाडला शागिर्द जमील ही वो जिनज़ादा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या जमील अपनी हदूद भूल गया है? क्या उसे नहीं मालूम उसका मकसद क्या है? क्या हमारे दिए हुए इल्म ने उसे ये सिखाया है? उन्होंने पुरजलाल लहजे में कहा। शाह बाबा, इसलिए तो आपके पास आया हूँ क्योंकि आपके अलावा जमील को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं मौलवी कयूम, अब उस जमील से मैं खुद बात करूँगा। मैं आपके हर काम में आपके साथ हूँ शाह बाबा। जब भी मेरी ज़रूरत महसूस हो मुझे बुला सकते हैं। मौलवी कयूम ने ये कहा और वापसी जाने की इजाज़त लेकर इमारत से बाहर निकल आए। हाइफा सर को झुकाए अपने कमरे में बैठी थी। तभी आशू नाश्ते की ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई। आप ही आए, नाश्ता कर लें, उसने हाइफा का हाथ थाम कर कहा। नहीं करना मुझे नाश्ता, ले जाओ ये सब। तुम सब मिलकर मेरे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हो, उसने बहन का हाथ झटकते हुए कहा। क्या अच्छा नहीं कर रहे हैं? हम तुम्हारे साथ, ज़रा मैं भी तो सुनूं, कौन से जुल्म के पहाड़ हैं जो तुम पर हम तोड़ रहे हैं? जुबैदा बेगम ने कमरे में दाखिल होते हुए गुस्से से हाइफा को मुखातिब करते हुए कहा। मुझे ज़मील से दूर करके अच्छा नहीं कर रहे हैं, मगर याद रखें मैं ये सब होने नहीं दूंगी। मुझे ज़मील से कोई अलग नहीं कर सकता। वो जुबैदा बेगम के सामने खड़ी हुई। इससे पहले हाइफा अपनी बात पूरी करती, जुबैदा बेगम ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हुआ था कि उन्होंने उस पर हाथ उठाया था। वो हैरत से उनको देखने लगी। बस बहुत हो गया हाइफा, मैं बहुत दिन से तुम्हारा ये पागलपन बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब और नहीं। क्या तुमने जमील की रट लगा रखी है? उस जमील का बंदोबस्त तो मौलवी साहब ने कर दिया है। मैं तुम्हारा इंतज़ाम भी करने लगी हूँ ताकि तुम्हारे सर पर जो ये इश्क का भूत सवार है ना, वो उतर जाए। शाम को आपा आ रही हैं,
तुम्हारा और अजफर का रिश्ता तय करने। हमारी तरफ से हाँ है, हम बहुत जल्द तुम्हारी और अजफर की शादी कर देंगे। अम्मी, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हैं। मैं कभी भी अजफर से शादी नहीं करूँगी। मैं सिर्फ जमील से मोहब्बत करती हूँ और जमील के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। हाइफा, मेरी कही हुई बात तुमको समझ नहीं आ रही क्या? बच्चे अगर आग मांग रहे हों तो वालिदैन बच्चों को आग से खेलने कैसे दे सकते हैं? अम्मी, मत करें मेरे साथ ऐसा। आप मेरी मोहब्बत को मेरी ज़िद मत समझें। मुझे अपनी और उस जिनज़ादे की मोहब्बत के किस्से मत सुनाओ, वो मैंने बहुत सुन लिए हैं। जुबैदा बेगम ने हाथ उठाकर उसकी बात काट दी। चुपचाप नाश्ता करो और जो तमाशा तुमने अब किया है, शाम में ये तमाशा मुझे नहीं चाहिए, समझी तुम, वरना तुम अपनी मरी माँ का मुंह देखोगी। उन्होंने इतना कहा और कमरे से निकल गईं। उनकी बात सुनकर हाइफा अपनी जगह खामोश खड़ी रही। उसकी माँ कैसे उसके साथ ये कर सकती थी, ये सोचते हुए उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। आपने हाइफा पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया है। शेख कमाल, जो हाइफा के कमरे के बाहर खड़े थे, जुबैदा बेगम को देखकर बोले, शेख साहब, कभी कभी बच्चों को गलत काम से रोकने के लिए उन पर सख्ती करना लाजमी होती है। आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाइफा का सारा दिन रोते हुए गुजरा था। आंसू चाह कर भी बहन को तसल्ली नहीं दे सकी। शाम में शेख कमाल की आपा पूरी तैयारी के साथ आई थीं। उनको लगा था शायद वो अभी सिर्फ रिश्ते की बात करेंगी, मगर बचपन से हाइफा उनकी अमानत है, ये कहकर उन्होंने सारी बात ही ख़त्म कर दी। कमाल अहमद, अब मैंने मंगनी नहीं करनी। अगले जुमे हम हाइफा और अजफर का निकाह कर देंगे। अजफर 3 महीनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा है। वैसे भी हमने कौन सा ज़्यादा लोगों को बुलाना है। वो तो ठीक है आपा, मगर जी आपा, बिल्कुल ठीक है। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। इससे पहले शेख कमाल अपनी बात पूरी करते, जुबैदा बेगम ने आपा की हाँ में हाँ मिलाई। शेख कमाल जुबैदा बेगम को देखते रह गए। तो बस फिर अब हाइफा तुम्हारे पास मेरी अमानत है। ये कहकर उन्होंने हाइफा के हाथ पर 50,000 रुपये रखे और उसके सर पर लाल रंग का दुपट्टा उड़ा दिया और अपने हाथ से 2 सोने के कंगन उतारकर उसकी कलाई में पहना दिए। हाइफा खामोशी से ये सब होते देख रही थी। अब तो उसके आंसू भी खुश्क हो गए थे। उसकी खामोशी को सबने ही नोट किया, मगर जुबैदा बेगम ने उसकी तबीयत की खराबी का बताकर सबका वहम दूर किया। कुछ उसकी शर्मीली तबीयत ने भी उसकी लाज रख ली थी। कमाल अहमद, अपनी नाराज़गी ख़त्म करो रेहान से, उसे अब माफ़ कर दो। बच्चों से गलती हो जाती है। वो भी पाकिस्तान आए, बहन की खुशी में शामिल हो, उन्होंने भाई को समझाया। जी आपा, जैसे आपका हुक्म। शेख कमाल बड़ी बहन होने के नाते उनकी कोई बात नहीं टालते थे। मेहमानों के जाते ही हाइफा ने कमरे में दाखिल होते ही सर पे ओढ़ा सुर्ख दुपट्टा और गले में पहना हुआ फूलों का हार उतार कर परे फेंका। वो दोनों हाथों में मुंह छुपाए रो रही थी जब आशू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुबारक हो, तुम सब बहुत खुश हो ना। अब मैंने ये सब खामोशी से होने दिया, मगर ये भूल है तुम लोगों की। मेरी खामोशी को मेरी हाँ मत समझ लेना। मैं मरते मर जाऊंगी, मगर कभी अजफर से शादी नहीं करूंगी। उसने चूड़ियों से भरी हुई कलाई को बेड के पास रखी हुई कुर्सी पर गुस्से से मारते हुए कहा, जिससे कितनी ही चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में चुभ गईं। मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर फातिहा मत पढ़ने आना। ये कहते हुए उसने कलाई में टूटी हुई चूड़ियों को बेदर्दी से अलग किया। एक चूड़ी कुछ ज़्यादा ही उसकी कलाई में चुभ गई थी, जिसे उसने इस ज़ोर से खींचा कि वो दूर तक उसकी कलाई को ज़ख्मी कर गई और खून निकलकर फर्श पर गिर गया। आपी क्या कर रही हैं? देखें ज़रा कैसे सारी कलाई ज़ख्मी कर ली है। आशू ने जल्दी से अपने दुपट्टे से खून को बहने से रोका। मेरे ज़ख्म की तकलीफ़ तो तुम महसूस कर रही हो, मगर मेरे दिल की तकलीफ़ का तुमको ज़रा भी एहसास है? आशू ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप उसका ज़ख्म साफ़ करके पट्टी करती रही। हाइफा को खाने के लिए दवा दी, जिसमें नींद की गोलियां भी शामिल थी।
हाइफा भी खुद से और उनसे लड़ते लड़ते थक गई थी, इसलिए खामोशी से दवा खाकर कुछ ही देर में सो गई, इस बात से बेखबर के जमील के लिए खींचा गया हसार ख़त्म हो गया। आशू ने हाइफा के सोने के बाद जुबैदा बेगम को हसार के ख़त्म होने का बताया। अब उनका इरादा सुबह मौलवी कयूम से मिलने का था। हसार ख़त्म होने के बावजूद उस रात जमील नहीं आया, क्योंकि उस रात वो कुछ शैतानों को ख़त्म करने गया था। मगर उसकी जगह कामूर हाइफा के सरहाने खड़ा था। वो उसके करीब था, मगर तावीज़ की वजह से वो उसके वजूद में सराइत नहीं कर सकता था। तभी उसकी नज़र हाइफा के साथ वाले बेड पर सोई हुई आशू पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। सुबह होते ही शेख कमाल और जुबैदा बेगम मौलवी कयूम से मिलने चले गए। वो उनको सारी सूरत हाल से आगाह करने के साथ साथ हाइफा का रिश्ता तय हो जाने की बात भी बताना चाहते थे, ताकि जमील हमेशा के लिए हाइफा का पीछा छोड़ दे। मौलवी कयूम का घर बहुत सादा सा था। एक लड़का उनको बैठक में बिठाकर चला गया। थोड़ी देर बाद मौलवी कयूम कमरे में दाखिल हुए। शेख साहब, खैरियत तो है इतनी सुबह? उन्होंने शेख कमाल से सलाम करते हुए पूछा। जी मौलवी साहब, खैरियत नहीं है, आपका खींचा हुआ हसार ख़त्म हो गया। फिर सारी बात से उनको आगाह किया। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं चाहता था कि मुझे इस मसले को हल करने के लिए कुछ वक्त मिल जाता। चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। ये मिठाई किस लिए है? उन्होंने सामने टेबल पर पड़े मिठाई के डब्बे को देखकर पूछा। मौलवी साहब, हमने कल हाइफा का रिश्ता कर दिया है उसके फुप्पो के बेटे के साथ। आप उन दोनों के हक़ में दुआ कीजिएगा। उनके सवाल का जवाब जुबैदा बेगम ने दिया। हाइफा बेटी का रिश्ता बहुत मुबारक हो। वैसे रिश्ता तय करते हुए बच्चों की मर्ज़ी भी मालूम कर लेनी चाहिए। यही मेरे अल्लाह का फरमान है। आपको कुछ वक्त इंतज़ार करना चाहिए था। पहले ज़मील वाला मसला हल हो जाने देते। बच्चों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती का अंजाम अच्छा नहीं होता है, मगर खैर जो अल्लाह को मंजूर। उन्होंने अफसरदा से लहजे में कहा। जी बिल्कुल मौलवी साहब, आपने सही फरमाया है। अब इस मसले का हल बताएं, हम क्या करें, ज़मील को कैसे रोकें? आप लोग ज़मील की फ़िक्र मत करें, 1 या 2 दिन तक उसका इंतज़ाम हो जाएगा। उम्मीद है वो दोबारा फिर कभी आपके घर का रुख नहीं करेगा। हम ये मसला हल कर लेंगे, बाकी अल्लाह को जो मंजूर। उन्होंने कहा। मौलवी साहब, एक और गुजारिश थी जो आपसे करनी थी। शेख कमाल ने उनकी तरफ देखकर कहा। जी जी शेख साहब, बताएं, मैं और क्या मदद कर सकता हूँ? हम चाहते हैं कि हाइफा का निकाह आप पढ़ाएं। अगले जुम्मे को असर के बाद उसका निकाह है। मेरा आना तो मुश्किल है शेख साहब, क्योंकि मेरी पोती का निकाह भी अगले जुम्मे को ही है। मैं कोशिश करूँगा, अगर वक्त मिल गया तो ज़रूर हाइफा बेटी का निकाह मैं पढ़ाऊँगा। ये कहते हुए ना जाने क्यों उनको ज़मील की बात याद आ गई, जो चाहता था कि मौलवी साहब उसका निकाह हाइफा से पढ़वाएं। चाय पीने के बाद शेख कमाल और जुबैदा बेगम ने मौलवी कयूम से जाने की इजाज़त चाही। मौलवी कयूम को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उनको महसूस हो रहा था कि कुछ ऐसा है जो बहुत बुरा होने जा रहा है। शायद कुदरत उनकी प्लानिंग पर हंस रही थी कि उन लोगों को क्या मालूम क्या होने वाला था। कुछ ऐसा होने जा रहा था जो सबके लिए बहुत ही गैर मुतवक्को था। हाइफा सुबह से ही आशू के रवैये से परेशान थी। वो मुसलसल उसे अजीब से अंदाज में देख रही थी। अब भी आशू सामने बेड पर बैठी हाइफा को ही देख रही थी। आशू, क्या मसला है? क्यों मुझे ऐसे घूर कर देख रही हो? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। उसने कपड़े अलमारी में रखते हुए पीछे मुड़कर कहा। आपी, तुम ज़मील से कितनी मोहब्बत करती हो, क्या कर सकती हो उसकी खातिर? वो उसके करीब आकर बोली। तुम तो मेरी और ज़मील की मोहब्बत के ख़िलाफ़ हो, फिर ये बात क्यों पूछ रही हो? उसने आशू की तरफ देखकर कहा। हाइफा, जब तुमको ज़मील से मोहब्बत है तो ये गले में पहना हुआ तावीज़ उतार क्यों नहीं देती हो, ताकि वो यहाँ तुम्हारे पास आ जाए? तुमको क्या मसला है इस तावीज़ से? वक्त आने पर उतार दूंगी। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? हाइफा, ये तावीज़ गले से उतार दो, उसने बुलंद आवाज़ में कहा। हाइफा, जो कमरे से बाहर जाने वाली थी,
आशू की आवाज़ पर वापस पलटी और आशू का चेहरा देखकर हैरान रह गई। ये आशू तो नहीं थी, उसका चेहरा खतरनाक हद तक स्याह पड़ चुका था और वो धीरे धीरे कदम उठाती हाइफा की तरफ चली आ रही थी। मैंने तुमसे क्या कहा है, तुमने सुना नहीं? उसने खौफनाक आवाज़ से दोबारा अपनी बात दोहराई। आशू, ये तुमको क्या हो गया है? कौन हो तुम? ये मेरी आशू नहीं है, उसने डरते हुए कहा। तभी आशू के जिस्म को एक ज़ोरदार झटका लगा और बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। हाइफा भागकर उसके पास गई